हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी मैथ्स के लिए मिसलेनियस प्रॉब्लम का डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में लिया गया है। कम्बिनेशन टॉपिक, कम्बिनेशन से ये खूबसूरत सवाल देखिए। क्वेश्चन है, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 7 men and 6 women, 5 persons are to be selected to form a committee so that at least 3 men are there on the committee. In how many ways can it be done? क्वेश्चन को फिर से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 आदमी और 6 औरतों के समूह में से 5 लोगों का एक कमेटी बनाया जाना है जिसमें कम से कम 3 मेन होना चाहिए। कितने तरीके से ऐसा हो सकता है? ऑप्शन है आपका 564, 756, 735 एंड मोर देन 1, या फिर नन ऑफ द एबव। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन है कि 7 आदमी और 6 औरतों में से एक कमेटी बनाया जाना है, 5 लोगों का कमेटी बनाया जाना है और शर्त है कि कम से कम 3 आदमी होना ही चाहिए, कम से कम 3 आदमी होना चाहिए। यानी यहाँ पर आपको सोचने का तरीका होना चाहिए कि चूँकि कंडीशन मैन पर है इसलिए वोमेन को हम नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या केस हो सकता है? एक केस हो सकता है कि 3 आदमी और 2 औरत चुने, या दूसरा केस हो सकता है 4 आदमी और 1 औरत चुने। तीसरा केस हो सकता है कि 5 के 5 आदमी को चुन ले, औरत को चुने ही नहीं। ये 3 केस इंडिपेंडेंट होगा और सभी इंडिपेंडेंट केस के लिए आप जानते हैं कि नंबर ऑफ वेज जब फाइनल रूप से निकालते हैं तो प्लस का काम करते हैं। यानी 3 अलग अलग केस, तीनों केस को कैलकुलेट करते हैं। आइए देखते हैं इसके विस्तृत सॉल्यूशन को। देखिए सॉल्यूशन, मेन दिया हुआ है 7, वोमेन की संख्या 6, कमेटी बनाना है 5 का, कंडीशन है एटलीस्ट 3 मेन। तो क्या क्या केस हो सकता है? अभी हमने आपको बताया केस क्या हो सकता है। केस हो सकता है कि मेन हम चुन लें 3 और वोमेन चुन लें 5, 3 2 5 हो गया। या दूसरा केस हो सकता है कि मेन चुने 4 और वोमेन को 1, और तीसरा केस हो सकता है कि मेन हो जाए 5 और वोमेन नथिंग। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, यहाँ देखिए मेन चुनना है 3 गो, कितना में से? 7 में से। तो 7 में से 3 चुनने का तरीका 7C3 इन2। अब वोमेन चुनेंगे, वोमेन 6 में से 2 चुनेंगे, 6C2। यहाँ इन2 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर वर्क हो गया डिपेंडेंट। पहले मेन चुने तब वोमेन चुने, तो ये डिपेंडेंट हो गया। अब इंडिपेंडेंट के कारण प्लस हो रहा है। देखिए दोनों बात बोल रहे हैं, हो सकता है आपको समझने में थोड़ी असुविधा हो। ये जो प्रॉपर केस 1 है इसमें 2 का चयन करना है, मेन का भी और वोमेन का भी। तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट। फिर यहाँ के बाद ये चल रहे हैं ऐसा अथवा ऐसा अथवा ऐसा, तो ये अथवा वाली केस आ गया, यानी यहाँ पर हो गया इंडिपेंडेंट, तो उसके लिए लगेगा प्लस। अब यहाँ चुनिए, 7 में से 4 चुन लेंगे और 6 में से 1 चुन लेंगे, फिर हो जाएगा गुना। अब फिर ये हो जाएगा प्लस। यही तो सीखना है। ये हो गया 7C5 और 6C0। n वस्तु में से r वस्तु चुनने का तरीका होता है NCR। तो 2 चुन रहे हैं तो डिपेंडेंट हो गया। अब ध्यान दीजिए, 7C3 का मतलब कितना हो गया? 7C3 मतलब 7 गुना 6 गुना 5 अब बटा 6 का फैक्टोरियल पे 3 का फैक्टोरियल, 3 × 2 यानी 6 कट गया, 3 2 जा 6 कट गया, 7 5 जा 35। और 6C2 का मतलब 6 गुने 5 का आधा, 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15। अब है 7C4, तो 7C4 या 7C3 बात बराबर होगा। n वस्तु में से r वस्तु चुने या n वस्तु में से n-r वस्तु चुने, बात बराबर है। यानी NCR बराबर होगा NC n-r। तो 7 में से 4 चुने या 7 में से 7 - 4 3 चुने, बात बराबर होगा। यानी 7C4 फिर से हो जाएगा 7C3 और 7C3 का मान था 35 और 6C1 होता है 6, NC1 बराबर होता है n।
7C5 मैंने 5 चुने, उससे अच्छा है कि हम 2 ही चुन लें, तो 7 में से 2 चुन लेते हैं। तो 7 × 6/2 यानी ये हो जाएगा 21। और NC0 बराबर होता है 1। ये 35 × 15, तो 15 × 30 कर लीजिए, 450। 15 तिहाई 45 और 15 पचे 75। 450 और 75 कितना हो जाएगा? 525 हो जाएगा। 5 छक 30, 3 छक 18, 3 21, 210 और ये 21। अब आप जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5 0 और 1 6, 2 1 3 2 5, 5 2 7, 756। 756 ऑप्शन में क्या था भाई? 756 ऑप्शन 2 में था, ऑप्शन 2 में, यानी ऑप्शन बी हो गया 756। समझ में आ गया बात? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और कमेंट आप लोग नहीं करते हैं भाई, बिल्कुल एक वीडियो में 2-3 कमेंट भी नहीं आता है। अगर अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए, दूसरों में से शेयर भी कीजिए। सब अच्छे से अच्छे सुविधाओं के साथ वीडियो बनाते हैं, मानते हैं, लेकिन हमारा वीडियो थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड पर नहीं रहता है, वो अलग बात है, लेकिन कंटेंट हम पूरा देने का प्रयास करते हैं, बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, क्लियर कंसेप्ट, इजी मेथड और शानदार परिणाम, ये हमारा टैग लाइन ही है। तो आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इज साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री का मान क्या होगा? ऑप्शन ए में है -3/16, ऑप्शन ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी में है 5/16, ऑप्शन सी में 3/16 और ऑप्शन डी में है -5/16। आइए इस सवाल को देखते हैं। सवाल आपका यही था, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा बराबर होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो आप पहले यहाँ से साइन 60 डिग्री का वैल्यू हटा दीजिए, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होगा? √3/2। √3/2 इसको अलग कर दीजिए और बाकी को लिख दीजिए, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री और साइन 80 डिग्री। अब इसको आप फार्मूला पर लगा के देखिए। 20 डिग्री को अगर थीटा मानते हैं तो ये 60 माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा 20 है, इसका मतलब 60 माइनस 20 40 हो जाएगा, और ये 60 प्लस 20 80 हो जाएगा। यानी 20 डिग्री को अगर थीटा माने तो ये हमको मिल गया साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ऊपर वाला बात मिल गया। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा बराबर होगा 1/4 साइन 3 थीटा। यानी इसका आंसर हो जाएगा √3/2 इंटू 1/4 साइन 3, और थीटा का मतलब 20 डिग्री, यानी हो जाएगा आपका √3/4 2 जा 8, और ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, यानी √3/8 इंटू साइन 60 का मान √3/2, यानी आंसर हो जाएगा 3/16। 3/16 जो ऑप्शन था आपका सी। क्वेश्चन जाकर फिर से एक बार बैक में जाके देखिएगा, इसका ऑप्शन था सी 3/16, तो आंसर हो जाएगा 3/16। उम्मीद है कि ये सवाल भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d3y/dx³ प्लस कॉस ऑफ d2y/dx² बराबर 0 आर रेस्पेक्टिवली। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऑर्डर 3 डिग्री 1, दूसरा कह रहा है कि ऑर्डर 3 डिग्री 2, और तीसरा कह रहा है कि ऑर्डर भी 3 और डिग्री नॉट डिफाइंड, चौथा कह रहा है ऑर्डर नॉट डिफाइंड और डिग्री 3। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। तो देखिए इसको तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्चुअल सवाल है,
इसको आप सुन कर करके समझिएगा और इसके आंसर को आप देखिएगा। कह रहा है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले आप समझिए कि ऑर्डर किसको कहते हैं। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर का मतलब होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यूज होता है वो उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर देखिए एक सेकेंड डेरिवेटिव यूज हो रहा है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव यूज हो रहा है, और दूसरा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज हो रहा है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा है थर्ड ऑर्डर, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 3। ये क्लियर है, ऑर्डर 3। अब इसके बाद आइए डिग्री पर। तो डिग्री के लिए क्या डिफिनीशन है भाई? तो डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट पावर है वो इसका डिग्री होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, शर्त यह है कि डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म, यानी इट शुड बी वेल डिफाइंड। डिफरेंशियल इक्वेशन वेल डिफाइंड होगा तब डिग्री होगा। डिग्री क्या होगा? तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट पावर है। अब यहाँ आप देखिए कि cos d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, इस टर्म को देखिए, cos d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वेल डिफाइंड है ही नहीं। कोई ऐसा फंक्शन ही नहीं है जिसका डेरिवेटिव cos और बिना एंगल का डेरिवेटिव मिल जाए। cos के साथ एक एंगल होना चाहिए, तो यहाँ नहीं है। तो cos d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, ये जो आप देख रहे हैं cos d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज नॉट वेल डिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 होगा लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। तो आंसर होगा 3। ऑर्डर हो गया 3 और डिग्री नॉट डिफाइंड। आंसर ये हो जाएगा आपका 3। आंसर मार लीजिए 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लेकिन उसके पहले पुनः एक बार फिर आपको बोलेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1/3, 1/9, 1/27 ... इस टाइप के सवाल देखे गए हैं TRE 1 और TRE 2 में। तो इस टाइप के सवाल को आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन में है आपका 3/8, 3/6, 1/2 एंड 1/4। GP को एक बार फिर से देख लीजिए। GP क्या है भाई? तो 1/3, 1/9, 1/27 एंड ... यानी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का आपको सम निकालना है। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए आप जानते हैं, बना के दिखाइए, उसके बाद मेरे आंसर से मैच करवाइए। चलिए शुरुआत कीजिए, समय शुरू होता है आपका अब। उम्मीद है बना लिए होंगे। अब देखिएगा सॉल्यूशन को। सीरीज दिया हुआ है 1/3, 1/9, 1/27 ... तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP के लिए फॉर्मूला होता है a/1 - r। a/1 - r। GP के अनंत पदों का योगफल होगा a/1 - r। तो अब GP में देखिए यहाँ पर पहला टर्म क्या दिया हुआ है 1/3, और कॉमन रेशियो क्या होगा? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी 1/9 में 1/3 को डिवाइड करेंगे, यानी 1/9 × 3/1, 3 3 जा 9, यानी 1/3। यहाँ पर हम एक बात और बताना चाहेंगे, चूँकि आप लोग PGT स्टूडेंट हैं तो इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GP ये डिफाइंड तब है जब कॉमन रेशियो का मान -1 से 1 के बीच में हो। ये बहुत ज़रूरी है जानना। अब ये अलग बात है कि यहाँ पर कॉमन रेशियो 1/3 इस रेंज के बीच में है ही, तो जानिए या न जानिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अच्छी जानकारी के लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि फार्मूला को अप्लाई कब करेंगे। तो GP के इनफाइनाइट टर्म का जोड़ का फार्मूला होता है a/1 - r, लेकिन ये लागू तब होता है जब r का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। तो हम यहाँ लगा देते हैं
चूँकि यहाँ आर का मान 1/3 है, इसका मतलब इनके रेंज में है, तो ये फॉर्मूला लागू होगा, यानी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी बराबर होगा ए अपॉन 1 माइनस आर। ए का वैल्यू भी 1/3 है और आर का वैल्यू भी 1/3 है, यानी 1/3 आई 3 माइनस 1 2/3। कैलकुलेशन आप जरा बढ़िया से देख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा 1/2। ये ऑप्शन नंबर सी था आपका आंसर 1/2। उम्मीद है कि आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको वेक्टर से उठाया गया है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। हमारी ये कोशिश होती है कि हम अलग अलग चैप्टर को टच करें, कि थोड़ा सा ही सही आधा घंटा 1 घंटा ही वीडियो देखें, लेकिन 3 4 5 चैप्टर का रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। तो हम अलग अलग तरह का सवाल सेलेक्ट करते हैं और बिल्कुल जिस संदर्भ में वीडियो बनाया जाता है उसके करीब हमारा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन देखिए, करा फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी गिवन बाय 3i माइनस 1j प्लस 2k एंड 1i माइनस 2j प्लस 3k रेस्पेक्टिवली। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखने में i, j और k के ऊपर कैप नहीं लिखा हुआ है, ये यूनिट वेक्टर है, कैप लिखाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो समझिएगा आप बात को। दो वेक्टर ए और बी है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन जरूर नोट कर लीजिए। ऑप्शन है i माइनस 7j माइनस 5k, दूसरा है 3i माइनस 9j प्लस 5k, तीसरा ऑप्शन है 3i माइनस 7j प्लस 5k, चौथा ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द एबव और पांचवा ऑप्शन होगा नन ऑफ द एबव। जरा ध्यान दीजिएगा, पहले दोनों वेक्टर को आप देख लीजिए और आंसर के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, जिसमें एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b। a बराबर है 3i माइनस j प्लस 2k और b बराबर है i माइनस 2j प्लस 3k। इस सवाल को कैसे बनाएंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो हम लिखते हैं या हम सोल्व करते हैं एक डिटर्मिनांट को। ये एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनांट में हम पढ़ाए हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनांट में कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो एक डिटर्मिनांट को सोल्व करेंगे, जिसके पहले रो में होगा i j k, दूसरे रो में होगा पहले वेक्टर का कंपोनेंट और तीसरे रो में होगा दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट। आइए इस सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यही आपका दिया हुआ था, वेक्टर a इज इक्वल्स टू है 3i माइनस j प्लस 2k, वेक्टर b इज इक्वल्स टू i माइनस 2j प्लस 3k। हमको निकालना है वेक्टर प्रोडक्ट यानी a क्रॉस b। तो अभी बताए हम कि a क्रॉस b का मतलब होगा एक डिटर्मिनांट का सॉल्यूशन जिसके पहले रो में होगा i j और k, दूसरे रो में होगा पहले वेक्टर का कंपोनेंट यानी 3 माइनस 1 और 2, 3 माइनस 1 और 2, तीसरे रो में होगा दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट यानी 1 माइनस 2 एंड 3, 1 माइनस 2 एंड 3। अब इस डिटर्मिनांट को कैसे सोल्व करेंगे, डिटर्मिनांट को सोल्व करने के लिए क्या बताए थे, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के कोफैक्टर का सम। तो चलिए r1 से एक्सपेंड कर लेते हैं। तो r1 का एलिमेंट है i का साइन होगा पॉजिटिव, फिर i का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा -1 2 -2 3। j का साइन हो जाएगा निगेटिव, अब j वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो होगा 3 2 1 3। k का साइन हो जाएगा पॉजिटिव और k के लिए क्या हो जाएगा, रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 3 -1 और 1 -2। अब ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनांट हो गया, तो आप क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा i इंटू -1 इंटू 3 -3 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 माइनस j इंटू 3 3 जा 9 -2 बन जा 2 प्लस k इंटू 3 इंटू -2 यानी -6, अब बीच में -1
यानी माइनस माइनस प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा 1, 1 गुना आई यानी आई, 9 में से 2 गया 7, 7 गुना माइनस जे यानी माइनस 7 जे, और ये हो गया माइनस 6 प्लस 1 यानी माइनस 5 इंटू के, तो माइनस 5 के, आई माइनस 7 जे माइनस 5 के, ये ऑप्शन ए में ही था। सवाल को आप पीछे बैक कर करके देख लीजिए ऑप्शन आपका क्या था, तो ऑप्शन आपका हो गया ए। उम्मीद है कि ये सवाल भी आप अच्छे से सीख लिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से। आप लोगों में से कई विद्यार्थी मैसेज करते हैं मेरे मोबाइल पे नंबर पे। कुछ लोगों का कहना था कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल कुछ ज़्यादा करवाइएगा, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का आज के सेशन में दूसरा क्वेश्चन ले आए हैं। उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं। अभी और सवाल बाकी है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और जितना भी सवाल बताते हैं इस सब सवाल को आप एक कॉपी में तैयार कीजिए। आपको देखिएगा कि बहुत फ़ायदा हो जाएगा। शुरू से जितना बताए हैं ये आज शायद 10वां या 11वां लेक्चर होगा, और प्रत्येक लेक्चर में कम से कम 4 से 5 सवाल है, तो ये 50-60 प्रॉब्लम का एक अच्छा कलेक्शन होगा अभी, और ये चलते ही रहेगा। हम उम्मीद करेंगे कि आपको निराश ना करें। प्रतिदिन प्रयास करते हैं कि एक वीडियो डाल दिया जाए, लेकिन चूंकि हमारे पास सुविधा की कमी है, मोबाइल की मेमोरी कम रहता है और समय भी नहीं मिलता है, तो जब भी समय मिलता है तो हम एक वीडियो बना ही लेते हैं। एक वीडियो को बनाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। कभी बच्चे आ जाते हैं, कभी कुछ, मतलब बहुत तरह की परेशानियां हैं। अब तो कम से कम क्वेश्चन लिखने का एक तरीका सीख लिए हैं, एक सिखाए हैं आदमी, तो अब क्वेश्चन आप इतना अच्छा तरीके से आप देख रहे होंगे। फिर भी कुछ कमी रह जाएगी तो ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई बराबर 1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज। पहला है बाई बराबर tan x प्लस सी, दूसरा है बाई बराबर tan ऑफ x प्लस सी, तीसरा है tan इनवर्स बाई प्लस सी बराबर x, और चौथा है tan इनवर्स बाई प्लस सी बराबर 2x। क्वेश्चन को आप देख लीजिए और एक बार बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं सवाल। एक बार फिर से सवाल देख लीजिए। सवाल आपके पास क्या था, डी बाई बराबर 1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। डी बाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक बार आप बनाइए इसको। देखिए क्वेश्चन है आपका डी बाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं डी बाई अपॉन डी एक्स। नहीं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ये सवाल बनेगा। डी बाई इज इक्वल्स टू है 1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वेरिएबल को अलग कर दिए, कांस्टेंट को अलग कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बाई वाले टर्म डी बाई के साथ और एक्स वाले टर्म डी एक्स के साथ, ये हुआ वेरिएबल का सेपरेट होना। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब हुआ वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, यानी बाई और एक्स को सेपरेट कीजिए। तो बाई वाले टर्म को डी बाई के साथ ले आइए, तो डी बाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये डी एक्स अलग हो जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में थ्योरी क्या है, पहले तो आप वेरिएबल को सेपरेट कीजिए, उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए। तो डी बाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बाई। tan इनवर्स बाई का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस बाई स्क्वायर, तो डी बाई अपॉन 1 प्लस बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स बाई, और डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स। अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स बाई इज इक्वल्स टू है एक्स प्लस सी। तो यहाँ से आप बाई को हटा दीजिए, तो बाई बराबर होगा tan ऑफ एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिएगा एक ऑप्शन आपका बाई बराबर tan एक्स प्लस सी भी दिया हुआ है, तो ये आंसर नहीं होगा। नहीं, जब इन्वर्स फंक्शन जाएगा तो tan ये पूरे के साथ जाएगा, तो tan इन्वर्स बाई बराबर एक्स प्लस सी, तो बाई बराबर होगा tan एक्स प्लस सी। तो ये ऑप्शन के हिसाब से सवाल बहुत अच्छा है, ट्विस्टेड है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाई बराबर tan एक्स प्लस सी, जो ऑप्शन बी है।
ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए में था y बराबर 10x प्लस सी, ये तो हड़बड़ा के ए नहीं मार देना है। इस टाइप का सवाल बहुत ज़्यादा गलत होने की संभावना रहती है। सवाल बिल्कुल आसान है लेकिन ऑप्शन में आपको फंसाएगा। आपको लगेगा कि वो y बराबर 10x प्लस सी है और ज़्यादातर फंक्शन इसी रूप में एग्जिस्ट करता है, तो आप यहाँ पर थोड़ी सी दुविधा में आएंगे। लेकिन इस दुविधा को हटा देगा आपको इन्वर्स फंक्शन। tan इन्वर्स y बराबर x प्लस सी है, तो y को हटाएंगे तो tan सिर्फ x के साथ थोड़े जाएगा, x प्लस सी के साथ जाएगा, तो y बराबर होगा tan ऑफ x प्लस सी। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ पाराबोला हुज फोकस -2 0 एंड द डायरेक्ट्रिक्स x प्लस 3 बराबर 0 इज। एक पाराबोला का इक्वेशन निकालना है जिसका फोकस दिया हुआ है -2, 0 और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और ऑप्शन है आपका y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5। ऑप्शन ज़रा बढ़िया से देखिएगा क्योंकि बाद में फिर सवाल को दिखाने में समस्या हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है y स्क्वायर बराबर -2x माइनस 5। हम तो कहेंगे कि कॉलम कॉपी लेकर के ही बैठिए वीडियो देखने के लिए और ऑप्शन को नोट करते चलिए। तीसरा ऑप्शन है y स्क्वायर बराबर 2x प्लस 5। चौथा ऑप्शन है मोर देन 1 और पांचवा है नन ऑफ द एबव। बिल्कुल जिस अंदाज में सवाल पूछा जाता है TRE 3.0 जिसमें पूछा जाएगा उसी के अंदाज में ये सब सवाल है 5 ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन फिर से देखिए, हमको फाइंड करना था किसी पाराबोला का इक्वेशन जिसका फोकस है -2, 0 और डायरेक्ट्रिक्स है x प्लस 3 बराबर 0। ऑप्शन भी आप देख ही रहे हैं, सब ऑप्शन एक बार देख लीजिए। चौथा और पांचवा में तो कोई बात नहीं है, मोर देन एबव और नन ऑफ दीज। तो ये 1, 2, 3 जो है ये आपको लिखने की ज़रूरत है। चलिए जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं सवाल को। देखिए पाराबोला का इक्वेशन निकालना है। अगर इसका फोकस यहाँ ध्यान दीजिए, फोकस दिया हुआ है -2, 0 और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो पाराबोला का इक्वेशन कैसे निकालते हैं? पाराबोला के बारे में हम आपको बताए थे कि पाराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन 2D प्लेन इन सच ए वे दैट इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन। द फिक्स्ड पॉइंट इज फोकस एंड द फिक्स्ड लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स। पाराबोला किसी ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जो किसी निश्चित बिंदु और निश्चित लाइन से बराबर दूरी पर मूव करता है। यानी अगर कोई पॉइंट है P x, y तो यहाँ से फोकस को लिखते हैं S से -2, 0 और डायरेक्ट्रिक्स नियता जिसका इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 3 बराबर 0 यहाँ से बराबर दूरी पर हो, ये पॉइंट M मान लेते हैं। तो ये पाराबोला तब होगा जब PS और PM बराबर हो जाए। याद कीजिए थ्योरी, पॉइंट P का लोकस होगा पाराबोला यदि PS बराबर PM हो जाए। तो अब PS बराबर PM करते हैं। PS का मतलब क्या हो गया? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट यानी x1 y1 और x2 y2 से होकर जाने वाले लाइन का डिस्टेंस क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी PS हो जाएगा √x माइनस -2 यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। तो पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस एक बार देख लीजिए आप। अगर कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है P अल्फ़ा, बीटा, अगर कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा, बीटा और अगर कोई लाइन है AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, तो इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा मॉडुलस A अल्फ़ा प्लस B बीटा अब प्लस C डिवाइडेड बाई √A स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। इसको पेन डाउन कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए,
ये फॉर्मूला कीमती है, इसको बराबर यूज करते रहना है। तो आइए इस चीज़ को हम यहाँ लगाते हैं। यहाँ पर था आपका पॉइंट है x, y और लाइन है x + 3 = 0। तो PM क्या हो जाएगा? हो जाएगा a × अल्फ़ा। a कितना हो गया? x का कोफिशिएंट यानी 1 × x प्लस b क्या होता है? y का कोफिशिएंट नहीं है यानी 0। अब प्लस c कितना है? 3 डिवाइडेड बाई √a² जोड़ b²। a का मान 1 है, b का मान 0 है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो ये मिल जाएगा आपको x + 2 का होल स्क्वायर जोड़ y² बराबर होगा x + 3 का होल स्क्वायर। ऊपर में सिर्फ x + 3 बच जाएगा, नीचे √1 है तो √1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x² + 2 × 2 = 4x + 4 और जोड़ y² बराबर x² + 6x + 9, x² + 6x + 9, x² से x² काट दीजिए, क्या बच जाएगा? बच जाएगा आपको यहाँ से y² बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 6x, 4x उधर चला जाएगा तो 6x - 4x, 9 था, 4 उधर जाएगा तो 9 - 4 यानी कितना? 5। यानी y² बराबर होगा 2x + 5। y² बराबर 2x + 5। समझ में आ गया? ये ऑप्शन आपका था y² बराबर 2x + 5, ये ऑप्शन सी था, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया बात? y² बराबर 2x + 5 ये पाराबोला का इक्वेशन हो गया। कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अब एक सवाल आपके लिए होमवर्क, टेस्ट भी हो जाएगा कि वीडियो को अंत तक देखते हैं कि नहीं। ये सवाल आप खुद बनाइएगा। क्वेश्चन है द पॉइंट Z लाइज ऑन द y एक्सिस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A 4,2 and Z x, y is equal to the distance between the point B 3,1 and Z x, y, then find the coordinate Z। ऑप्शन ए में है 1 में है 5 0, बी में है 0 5, सी में है 1 5, डी में है मोर देन 1 और ई में है नन ऑफ द एबव। तो सी और डी पर तो फोकस करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन है द पॉइंट Z लाइज ऑन द y एक्सिस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A 4,2 and Z x, y is equal to the distance between the point B 3,1 and Z x, y। दो पॉइंट के डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस को बराबर कर देना है तो Z का वैल्यू मिल जाएगा। ये भी ध्यान देना है कि Z जो पॉइंट है वो आपको y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर कोई पॉइंट क्या ले लीजिएगा? x, 0 नहीं 0, x। y एक्सिस पर x 0 होगा तो 0, x ले लीजिएगा और इसको बनाइएगा। जानबूझकर सवाल छोड़ रहे हैं और देखते हैं आप लोग कितना लोग इसका आंसर दे पाते हैं, सही आंसर दे पाते हैं। इससे पता भी चल जाएगा कि बार बार खाली कहते हैं कि वीडियो बनाइए और बनाते हैं तो आप देखते हैं कि नहीं। अंदाज़ तो हमको है, वॉच टाइम तो हमको पता चल ही जाता है, नहीं देखते हैं तो फिर कोई बात नहीं, हमारा काम है कहना। वीडियो को ज़रूर देखिए अंत तक, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अच्छा सा एक कमेंट भी लिख दीजिए। बुरा लगता है तो बुरा ही लिखिए, लेकिन एक कमेंट लिखिए। लाइक, शेयर और कमेंट से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है, लगता है कि हाँ यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो अच्छे डायरेक्शन में कर रहे हैं। और यदि कोई सजेशन हो तो उसको भी लिखना चाहिए। चलिए आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का पुनः एक बार आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस आग्रह के साथ कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।